पहला जो आर्टिकल है दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। तो पोस्ट कोविड हमको क्या देखने को मिला है? पोस्ट कोविड हमको कुछ इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस देखने को मिला है, ठीक है। और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस तो हुए ही हैं, साथ ही साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हुई हैं। रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण है वो वापस से पलट रहा है, ठीक है। रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला? जो ग्लोबल ट्रेड का वॉल्यूम है वो बहुत तेजी से कम हुआ है। ग्लोबल ट्रेड है जो आपका, वो आपका बहुत तेजी से कम, आयात निर्यात वैश्विक तौर पे अगर हम देखें तो आयात निर्यात है वो आपके बहुत तेजी से कम हुए हैं। और जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके ग्लोबल ट्रेड कम होंगे, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कम होंगे, तो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं उनकी जो जीडीपी है, राष्ट्रीय आय है, वो भी क्या होगी? वो भी आपकी कम होने लगेगी, ठीक है। और उस पर अभी हाल में क्या हुआ है? टैरिफ वॉर। और इसका जो ब्रंट है, ठीक है, वो इंडिया को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा है, टैरिफ वॉर, ठीक है। यूएस में प्रेसिडेंट कौन आए? ट्रम्प। और उन्होंने फिर टैरिफ इंपोज करना शुरू कर दिया। कैसे? यूनिलेटरली टैरिफ इंपोज करना शुरू कर दिया। इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द टैरिफ विच हैव बीन इम्पोज्ड। जो टैरिफ लगी है उसकी वजह से सबसे ज्यादा असर होने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से इंडिया है। क्योंकि इंडिया पे कितने के टैरिफ लगाई? 50% की। 25% की पहले लगाई थी और 25% की बाद में लगा दी। 25% की बाद में क्यों लगाई? कि यूएस का एलिगेशन था कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, ठीक है। रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? ये फाइनेंस कर रहा है रशियन वॉर इन यूक्रेन। दिस मनी इज, ये एलिगेशन था यूएस का। ये एलिगेशन था कि यूएस क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? तेल खरीद रहा है रशिया से, तो ये जो पैसा, जो प्रोसीड्स आ रहे हैं रशिया के पास, उससे जो वॉर इन यूक्रेन है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। तो उसकी वजह से हमको ये देखने को मिला, ये 50% टैरिफ और ऊपर के रीजंस तो चल ही रहे थे, ऊपर के रीजंस तो चल ही रहे थे। इसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत तेजी से हिट किए, ठीक है। और ये 50% टैरिफ लगने की वजह से पिछले 2 क्वार्टर में हमको क्या देखने को मिला है? पिछले 2 क्वार्टर में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस टेरिटरी में, यूएस के जुरिस्डिक्शन में बहुत तेजी से कम हो गए। सितंबर का डेटा है, उसमें ये कहा गया कि करीब करीब 12% एक्सपोर्ट्स हमारे गिरे हैं अमेरिका में गिरे हैं। पहले से ये सारी समस्याएं चली आ रही थी, इकोनॉमिक डिसरप्शन या आपका जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, ग्लोबल सप्लाई चेन का टूटना, डिसरप्शन, ग्लोबलाइजेशन का रिट्रीट। कंट्रीज अब क्या है? मल्टीलेटरलिज्म से किस ओर जा रही हैं? बायलेटरलिज्म की ओर जा रही हैं। ऊपर से अब ये टैरिफ वॉर आ गया। इसने क्या किया? इसने एक्सपोर्ट्स को सही में प्लमेट कर दिया, बहुत ज्यादा गिरा दिया है। तो एक्सपोर्ट हमारे जब गिरेंगे तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, ठीक है। क्योंकि मेजरली काफी आइटम जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, वो क्या है? वो आपका लेबर इंटेंसिव है। जेम्स ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं आपके कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर और दूसरे होते हैं आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब वो, मतलब जहां पे मशीनों से सामान जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जहां लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। उत्पादन में श्रम है, वो मानवीय श्रम है, वो ज्यादा लगता है, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट गिरा, इसकी वजह से इंडिया की जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वुड डेंट आवर इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, ठीक है। ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको बाईपास करने के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम रोकने के लिए अभी कैबिनेट ने क्या किया? ईपीएम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, उसको मंजूरी दे दी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, उसको मंजूरी दे दी है। ईपीएम की बात जो पहली बार है की गई है इस साल के यूनियन बजट में। निर्मला सीतारमन ने जब यूनियन बजट निकाला है तो बात की थी कि मतलब वी वुड बी कार्विंग आउट अ मिशन नोन एज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसके माध्यम से हम क्या करने की कोशिश करेंगे? जो निर्यात है भारत से, ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत हम जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं और खासकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, एमएसएमईज हैं, इन पे हम खासा फोकस करेंगे, ठीक है। तो इन सिंक विथ व्हाट वाज आउटलेट
इन द यूनियन बजट हमने क्या किया है, जो चीजें आउटलाइन की गई थी बजट में, उसी के सिंक में हमने क्या किया, अभी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है क्या, बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत इंडिया क्या करेगी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगी तो उससे फायदा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा, आपकी एमएसएमई सेक्टर है वो मजबूत होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, जो कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो ईपीएम आपको समझ में आ गया, व्हाट इज ईपीएम? ईपीएम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, जो बजट में थी और इस बार कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव। ठीक है, इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसका जो बजट है कितने का है, 25,060 करोड़ रुपए का है। ठीक है, और उसकी जो अवधि रहने वाली है, ठीक है, जो कालखंड रहने वाला है वो कब से कब तक का रहने वाला है, फिस्कल ईयर 2025 से लेके चलेगा ये, 2025 2026 से लेके कब तक चलेगा, ये चलेगा फिस्कल ईयर 2030 2031, मतलब करीब करीब 5 साल के लिए, 5 साल के लिए चलेगा। जिन क्षेत्रों में, जिन सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स हैं मुख्यतः प्राइमरीली, क्योंकि देखिए जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास वेयर विद ऑल्सो, उनके पास संसाधन है, पैसा है, ठीक है, उनके पास क्रेडिट का एक्सेस है, उनके पास मार्केटिंग अच्छी है, सप्लाई चेन है उनका अच्छा है, ब्रांडिंग अच्छी कर सकते हैं, वो ओवरसीज टेरिटरी में बेच सकते हैं, उनको लग रहा है कि उनका सामान अमेरिका में थोड़ा गिर रहा है, ठीक है, जो सेल है अमेरिकन टेरिटरी में गिर रही है टैरिफ की वजह से, तो उनके पास वेयर विद ऑल्स हैं, संसाधन है कि वो अपने जो मार्केट है वो डाइवर्सिफाई कर लें। जैसे टाटाज हैं, अंबानीज हैं, रिलायंस हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं। ठीक है, तो इनको लगेगा कि भाई हमारा हमारा अगर टैरिफ की वजह से, अमेरिकन टैरिफ की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका में वो नीचे गिर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यूरोप में ज्यादा मार्केटिंग करने लगेंगे, ठीक है, अफ्रीका में ज्यादा मार्केटिंग, तो दे कैन मेक अप फॉर देयर लॉसेस। बट सो इज नॉट द केस विद स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ ये नहीं है, उनके पास उतने वेयरविदॉल्स या उतने संसाधन नहीं है कि वो ये टैरिफ जो है, ये टैरिफ है या रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन है, उसको झेल पाए। ठीक है, तो ये जो मिशन है, ठीक है, 25,000 करोड़ जो आवंटित किए गए हैं, ये फोकस किस पे करेगा, ये फोकस करेगा आपका एमएसएमई सेक्टर पे, एक चीज। दूसरा ये फोकस करेगा किस पे, जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हैं जिनको बहुत ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, कि कहां कहां हमारे पोटेंशियल इंटरनेशनल मार्केट्स हो सकते हैं, कहां कहां हम अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये फोकस करेगा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ठीक है, तो एमएसएमईज क्या हो गए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो, अब ये क्या कर रहे हैं, ये जैसे आप मान लीजिए ताले बनाने वाली फैक्ट्री है, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, अभी तक ये यूपी में बेचते थे, फिर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी शुरू की तो वो नेशनली बेचना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या है, अब वो भी चाहते हैं कि वो अपना सामान जो है वो सामान बाहर भेजें, मिडिल ईस्ट की मार्केट में बेचें, 4 पैसा और कमाएं। ठीक है, लेकिन इनके पास इतने इतने संसाधन नहीं है कि ये नई टेरिटरीज आसानी से एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, इनको हैंड होल्डिंग चाहिए, इनको गवर्नमेंट का या स्टेट का एक्टिव सपोर्ट चाहिए। यही चीज लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के साथ भी है। ठीक है, जैसे कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कई एनजीओ हैं, वो क्या करते हैं, जैसे लखनऊ के आउटर में आप जाएंगे काकोरी साइड, तो कारखाने बने हुए हैं, छोटे छोटे कारखाने, महिलाएं काम करती हैं वहां पे, चिकनकारी वर्क है, बहुत फेमस है, चिकनकारी वर्क है। आप देखेंगे बनारस मिर्जापुर साइड, उस बेल्ट में क्या है, बनारसी ब्रोकेड है, सिल्क है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स भी हैं इसमें, लेकिन छोटे प्लेयर्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ये एमएसएमई सेक्टर्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, या एमएसएमईज हैं जो मान लिए छोटे छोटे कारखाने हैं जो क्या बना रहे हैं, टावल बना रहे हैं, बेडशीट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एमएसएमईज में आ जाती हैं। इनके पास क्या है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन इनके पास जो एक बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी होती है या रेवेन्यू साइज है उतना ज्यादा नहीं है कि ये खर्च कर पाए एडवर्टीजमेंट वगैरह पे। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पे मुख्यतः फोकस किया है किसने,
ईपीएम ने, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ईपीएम ने, ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये जितने सेक्टर्स हमने बात की, एमएसएमईज हो गए, माइक्रो स्मॉल जो लघु उद्योग हैं बेसिकली, या जो पहली बार निर्यात कर रहे हैं, या आपके जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है, इनके साथ मेजर इश्यूज या मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, बताइए। 4-5 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस ही कर लिए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। उन्हीं चैलेंजेस को टैकल करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आया। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो इनके पास क्रेडिट का अभाव है, इनको लोन आसानी से नहीं मिलता है। क्रेडिट एक्सेस इज एन इशू फॉर देम। क्रेडिट एक्सेस जो है वो इनके पास इशू है, वो इनके पास एक इशू है, ठीक है। और बताइए, मतलब चैलेंजेस अगर आपको देखना है, जो एमएसएमई सेक्टर फेस करते हैं, या ये फर्स्ट टाइमर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो फेस करते हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं वो फेस करते हैं, इसको आप प्राइमरीली दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया, कुछ इनके पास फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, ठीक है। चैलेंजेस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हो गए, और दूसरे क्या हो गए, गैर वित्तीय वित्तीय चैलेंजेस, और आपका दूसरा नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब टाटा को, गोदरेज को, अंबानीज को, अडानी को लोन चाहिए, तो बथेरे बैंक हैं उनके पास खड़े हो जाएंगे, ठीक है। 5,000 करोड़ का चाहिए, 10,000 करोड़, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये जो छोटे लघु उद्योग हैं, इनके पास ये क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट एक्सेस नहीं है, ठीक है। इनके पास क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट एक्सेस नहीं है। तो क्रेडिट संबंधित, फाइनेंस संबंधित, क्रेडिट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, या वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, आपकी फैक्ट्री लग चुकी है, लेकिन आपको रॉ मटेरियल को पाने के लिए, रॉ मटेरियल के एक्सेस के लिए समय समय पे कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है बैंकों से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से, ठीक है। तो ये सारे कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हो गए जो ये छोटे लघु उद्योग हैं वो फेस करते हैं, ठीक है। इन फाइनेंशियल चैलेंजेस के अलावा नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं। नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हो गए, नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस किस टाइप के हो जाएंगे, मान ली आप ही एक छोटा लघु उद्योग चला रहे हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक चैलेंज हो गया, और आप विराट कोहली को हायर नहीं कर सकते हैं, आप अनुष्का शर्मा को हायर नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी भी एक इशू है, ठीक है। और लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, ठीक है। जैसे ठेले वाले होते हैं आपके, तो लोग क्या करते हैं, फल शाम को खरीदते हैं काफी लोग, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, ठीक है, ये स्टोर नहीं कर पाएगा, तो ये औने पौने दाम में बेच के निकल लेगा। हो सकता है जो उसकी लागत आई है, कॉस्ट है, उससे भी जितने पैसों में उसने मंडी से सामान उठाया हो, 10 रुपए में उठाया हो, वो 8 रुपए में बेच के, क्योंकि उसको पता है घर ले जाएगा, अगले दिन ये चलेगा नहीं, तो हो सकता है 8 रुपए 7 रुपए में बेच के निकल ले, ठीक है। तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हैं, स्टोरेज फैसिलिटी की चैलेंजेस हैं, ठीक है। फाइनेंशियल चैलेंजेस तो हमने ऊपर एनिमरेट किए, लेकिन नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, ब्रांडिंग, ठीक है, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। आपका मार्केटिंग हो गई, या ब्रांडिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, स्टोरेज की समस्या है, फिर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, इसकी भी समस्या रहती है। जैसे किसान है, वो भी सॉस बनाता है,
ठीक है, वो भी प्रिजर्वेटिव यूज करता है, लेकिन किसान बड़ा ब्रांड है, वो क्वालिटी कंट्रोल से निकल रहा है क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो भी लैब है उसमें अपना प्रोडक्ट भेज सके, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो शेल्फ पे रहते हैं स्पेंसर के, ठीक है, या आपकी परचून की दुकान है, कई लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई लोकल एसएचजीज है, महिलाओं का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो कुछ सॉस बना रहा है, जली बना रहा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, कि वो सही प्रिजर्वेटिव डाल पाए, क्वालिटी कंट्रोल, हो सकता है वो प्रिजर्वेटिव डालें लेकिन क्वालिटी कंट्रोल लैब अपना प्रोडक्ट ना भेज पाए। इसके अलावा आप देखिए सुना होगा आपने कि मलिहाबादी आम गए या अल्फोंसो आम यहाँ से गए इंडिया से, और उसको यूएस से वापस भेज दिया जाता है, उसको यूएस से वापस, यूरोप से वापस भेज दिया जाता है क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो ऊपर के हैं। उनका ये कहना है कि भाई ये जो इंसेक्टिसाइड्स है या जो आपने फर्टिलाइजर यूज किए हैं वो हमारी टेरिटरी में नहीं चलेंगे। तो फाइटो और सैनिटरी चैलेंजेस हैं, ये भी एक मेजर नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस बन के उभरता है। किन के लिए? किन के लिए? तो इस टाइप के कुछ नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस, तो हमको ये समझ में आ गया जो ये छोटे लघु उद्योग हैं, ठीक है, एमएसएमईज हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, या लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं बड़ा होने की, लेकिन उनके रास्ते में कई सारे हर्डल्स हैं, फाइनेंशियल हर्डल्स भी हैं, ठीक है, वित्तीय समस्याएं भी हैं और गैर वित्तीय समस्याएं भी हैं। वित्तीय मतलब लोन संबंधित, वर्किंग कैपिटल संबंधित, या आपका फाइनेंस से रिलेटेड, और नॉन फाइनेंशियल में, गैर वित्तीय में मार्केटिंग संबंधित, स्टोरेज, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जैसे एक चिप्स है तो क्या है, अंकल चिप्स आप खाते हैं या लेस खाते हैं तो क्या है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाती है। लेकिन छोटे छोटे लघु उद्योग हैं वो भी बनाते हैं अचार, पापड़, चिप्स, उनकी उतनी शेल्फ लाइफ नहीं हो पाती है, उनकी उतनी शेल्फ लाइफ नहीं हो पाती है क्योंकि वो लैब्स वगैरह में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल सकें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, दे हैव टू टेक अ बैक सीट इन द मार्केट विज़-वी बिग प्लेयर्स। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या है, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ईपीएम, ठीक है। तो ये इन दोनों फ्रंट्स पे काम करेगा, इन दोनों फ्रंट्स पे काम करेगा, ठीक है। ईपीएम के दो एस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या कहा, ईपीएम के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है आपका निर्यात प्रोत्साहन, ठीक है, मतलब एक दो आपकी सब स्कीम्स हैं इस मिशन के अंदर, दो सब स्कीम है, एक है निर्यात प्रोत्साहन, ठीक है। ये किन फ्रंट्स पे काम करेगी, ये आपका जो फाइनेंशियल फ्रंट्स हैं, फाइनेंशियल फ्रंट्स हैं, क्रेडिट संबंधित, वर्किंग कैपिटल संबंधित, वर्किंग कैपिटल रिलेटेड, ठीक है, इन पे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि इस पे सरकार काम नहीं कर रही थी, ठीक है, कई टाइप की स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं, जैसे इंटरेस्ट की सब्सिडी दे दी कि लघु उद्योग को 2 करोड़ रुपए का लोन मिला, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, इंटरेस्ट कौन देगा, सरकार देगी, ठीक है। इस टाइप की कई स्कीम्स हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी। तो ये क्या करेगा, निर्यात प्रोत्साहन, ईपीएम क्या कर रहा है, निर्यात प्रोत्साहन के तहत एक तो क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल अवेल करा रहा है, किसको, लघु उद्योगों को। इसके अलावा ये जो पुरानी क्रेडिट रिलेटेड जितनी स्कीम्स थी उसको कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेटिंग दी अर्लियर स्कीम्स। आई बात समझ में, कि पहले से स्कीम चल रही थी, ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चल रही थी, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम चल रही थी, ठीक है, और तमाम टाइप की आपकी सब्सिडी स्कीम केंद्र सरकार, राज्य सरकार चला रही थी। तो अब ये क्या करेगी, निर्यात प्रोत्साहन में एक तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो बढ़ाएगी, और दूसरा काम है जो पुरानी जितनी स्कीम्स थी उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेगी, उनको क्लब कर देगी कि उसकी एफिकेसी है वो बढ़ जाए, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए, डुप्लीकेशन ना हो, डुप्लीकेशन ना हो। तो ये है आपका निर्यात प्रोत्साहन। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका निर्यात दिशा। निर्यात दिशा के तहत, निर्यात दिशा के तहत किस साइड काम होगा, जो नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस है, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है,
वही आपका स्टोरेज, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, क्षमता निर्माण हो गया, ठीक है, कि कैपेसिटी बिल्ड की जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत क्या क्या चीजें होंगी क्षमता निर्माण के तहत? कि मान लीजिए कई एसएचजीज हैं, उनको एक लैब चाहिए, तो बड़ी कंपनियां अपने लिए एक इंडिविजुअल लैब रखती हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार हो सकता है कि इनको ट्रेनिंग देके मतलब 10 एसएचजीज के बीच में एक लैब के लिए कुछ पैसा दे दे, वर्किंग कैपिटल दे दे, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। दूसरा हो गया निर्यात दिशा जो है मार्केटिंग पे काम करेगी, ये काम करेगी आपका ब्रांडिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। और बताइए। वैल्यू एडिशन पे, ये वैल्यू एडिशन पे भी काम करेगी। वैल्यू एडिशन क्या हो गया? उसमें आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए फार्मर्स का एक एफपीओ है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, जैसे उनके पास 10 बगियां हैं, वो मिलके अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया मलिहाबादी आम, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन के तहत निर्यात दिशा में क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि अब आप क्या करिए, आम तो आप बेच ही रहे हैं, अब आप आम की प्योरी भी बनाइए, ठीक है। उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे अमावट हो गया वो बना लीजिए, ठीक है, जेलीज बना लीजिए। तो इससे क्या होगा? शेल्फ लाइफ एक तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आम की क्या है, आम की शेल्फ लाइफ है वो कम होती है। लेकिन जब वैल्यू एडिशन में आ गई कंपनियां, तो उनके पास एक तो क्या हुआ, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, दूसरी चीज क्या हुई, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे दाम पे बिकते हैं, तो किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। तो इस टाइप की चीजें वैल्यू एडिशन के तहत की जाएंगी, इस टाइप की चीजें वैल्यू एडिशन के तहत की जाएंगी। जैसे मान लीजिए डेयरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, कुछ महिलाओं का ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं और मिलके वो इतने टन मिल्क पर डे प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। अब क्या है, उनके फार्म्स में वैल्यू एडिशन आपने कर दिया, तो वो क्या कर सकती हैं, बटर बना लिया, चीज बना लिया, ठीक है, और जो डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बना दिया, डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट। तो अब उनके फार्म से क्या आ रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको बेहतर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उनको अच्छी आय मिल रही है। तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो अपने आप कैपेसिटी बिल्डिंग होने लगती है अपने आप। तो वो अमूल क्या है बेसिकली, अमूल एक कोऑपरेटिव ही तो है, और शुरू कैसे हुआ था, छोटे छोटे किसानों को, छोटे छोटे किसानों को एग्रीगेट किया गया, उनका जो प्रोड्यूस है, उनका जो प्रोड्यूस, पहले वो क्या था, फुटकर बेचते थे, कम दाम पाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब किसान एक साथ मिल गए, ठीक है, तो वो बल्क में बेचने लगे, बल्क में बेचने लगे, तो उनकी जो निगोशिएटिंग पावर थी, ठीक है, बायर के सामने वो बढ़ गई, तो पैसा आने लगा, अच्छा पैसा रियलाइज हुआ। अब इन्होंने वैल्यू एडिशन खुद से करना शुरू कर दिया, बटर बनाने लगे, छाछ बनाने लगे, लस्सी बनाने लगे, ठीक है, और जो तमाम टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए अमूल के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, अमूल इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ कोऑपरेटिव, इट्स अ कोऑपरेटिव, ठीक है। वैल्यू एडिशन है। हमने बात क्या की थी, ग्लोबलाइजेशन का रिट्रीट, टैरिफ वॉर, ये सारी समस्याएं भी हैं। तो निर्यात दिशा इस फ्रंट पे भी काम करेगा, ठीक है, इस फ्रंट पे भी काम करेगा। मतलब अंडर ईपीएम हमको क्या देखने को मिलेगा, कि डोमेस्टिक फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं, बोथ फाइनेंशियल और आपके नॉन फाइनेंशियल, उस पे भी हमको निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा दो स्कीम दिख रही हैं। इसके अलावा ईपीएम क्या कर रहा है, ईपीएम जो है इंटरनेशनल डोमेन में भी कुछ जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इंडियन एक्सपोर्ट को जो रिटार्ड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको भी रेक्टिफाई करेगा। जैसे जैसे आपका मार्केट का कंस्ट्रेंट होना, तो ये क्या करेगा, मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। इसका क्या मतलब हो गया, जो छोटे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनको लग रहा है टैरिफ लग रही है, यूएस में हमारा जो सेल है वो गिर सकता है, तो दे हैव द नेसेसरी वेयर विद ऑल, कि वो और जुरिस्डिक्शन में और टेरिटरीज में, ठीक है, अपने और देशों में अपना जो ब्रांडिंग है वो बढ़ा दे, मार्केटिंग की, मतलब वट एवर लॉस दे आर इनकरिंग फ्रॉम यूएस मार्केट,
दे कैन कंपनसेट इट विद सम न्यू एडिशनल मार्केट, ठीक है, बट सो इज नॉट द केस विद ये जो लघु उद्योग हैं। ये क्या करेंगे, इनका एक बार एक्सपोर्ट कैंसिल हुआ, एक्सपोर्ट जाना बंद हो गया, तो ये बैठ ही जाएगा, फिर इनके पास कुछ नहीं हो, बस इंडिया में जो बेच सकते हैं, यूपी में या महाराष्ट्र में जो बेच सकते हैं बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये हैंड होल्डिंग भी करेगी गवर्नमेंट, ईपीएम के तहत हैंड होल्डिंग भी करेगी और मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगी। दूसरी चीज करेगी, मार्केट को डाइवर्सिफाई कि मतलब जो एमएसएमईज हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी हैंड होल्डिंग कि भाई देखो तुम खाली यूरोप में मत बेचो या सिर्फ दुबई में मत बेचो अपना सामान, तुम साउथ ईस्ट एशिया में भी बेचो, अफ्रीका में भी बेचो अपना सामान। एक तो तुम्हारी आय बढ़ेगी इससे, और अगर कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं, ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, तो आपके पास क्या है, एक कुशन है। आइडिया इज नॉट टू कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, आप अपना रिस्क भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और पैसा भी ज्यादा कमा ले रहे हैं। तो ये जो हैंड होल्डिंग है ये भी किससे मिलेगी, ईपीएम के तहत मिलेगी, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा चीज क्या है, दूसरा है आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ हम क्या करें, एफटीए साइन करें, ठीक है, जिनके साथ ऑलरेडी एफटीए साइंड है, इनके साथ ऑलरेडी हमारा एफटीए साइंड है, ठीक है, उसको दोबारा से रिवाइज करें कि मतलब आज की जो डिमांड्स हैं वो मीट कर पाए, वो डिमांड्स हम मीट कर पाए। और भी इसमें, ये तो हम इससे रिलेटेड ईपीएम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमने और भी काम किए हैं, और भी काम किए हैं, जैसे पीएलआई स्कीम है। इसके अलावा हम अब कोशिश कर रहे हैं कि सीपीटीपीपी या आरसीईपी जो मेगा ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनके मेंबर होने की कोशिश करें, ठीक है, बट लेट्स नॉट डाइग्रेस। अभी क्या है, ईपीएम में आपका दो प्रोत्साहन और निर्यात, दो आयाम है, और ईपीएम मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी जोर दे रही है कि यूरोप का भी मार्केट रहा है, अफ्रीका का भी मार्केट रहा है, साउथ ईस्ट एशिया की ज्यादा से ज्यादा हमको नए मार्केट्स, नए फ्रंट्स देखने को मिले, नए फ्रंट्स देखने को मिले कि मान लीजिए किसी एक फ्रंट से कहीं एक कोई सप्लाई चेन हमारी डिसरप्ट हो रही है, टूट रही है, तो हमारे पास एक फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए, हमारे पास एक फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ एफटीएस हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं वो हम साइन करें, और जो एग्जिस्टिंग एफटीएस हैं उनके प्रोविजंस को रिवाइज करें, जो पुराने हो चुके हैं एफटीएस, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। एफटीए आप सब लोग समझते हैं ना क्या होता है, कि आप टैरिफ एकदम जीरो कर दीजिए, टैरिफ जीरो कर दिए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। सो दिस वाज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। हाँ, एक चीज और है इसमें, एक चीज और है, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन, इन एडिशन टू, इट्स ऑल्सो वर्किंग ऑन लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी एक्सपोर्ट एरियाज। इसका मतलब ये हो गया, जो ट्रेडिशनली कन्वेंशनली जो चीजें एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी, ठीक है, इस पे भी ये वर्क करेगा। ईपीएम जो है ट्रेडिशनली, तो पारंपरिक तौर पे जो चीजें हम निर्यात नहीं करते थे, अब कोशिश ये रहेगी कि सरकार की कि हम उन लो इंटेंसिटी एक्सपोर्ट एरियाज पे भी वर्क करें, उन चीजों को भी एक्सपोर्ट करें अपने यहाँ से। जैसे कुछ चावल की वैरायटी है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वो बहुत हाई क्वालिटी की है, बहुत हाई क्वालिटी की है, जिसकी ठीक ठाक डिमांड हो सकती है मिडिल ईस्ट में या साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन आज तक हमने इसको कभी एक्सपोर्ट ही नहीं किया था। तो उसमें भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल खोजा जाए, उसमें भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल खोजा जाए कि हम ये वो सामान भी एक्सपोर्ट करें जो ट्रेडिशनली हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, जो ट्रेडिशनली हम एक्सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका COP30, COP30 बेलम, UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30। नाइनटीन 92 में क्या होता है, अर्थ समिट होता है। अर्थ समिट क्यों होता है, क्योंकि 80s में एक आइडिया आता है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कौन कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन करता है फर्स्ट टाइम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें ब्रंटलैंड कमीशन है, ब्रंटलैंड कमीशन है, उसमें बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट हो गई,
उस समय की बात है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो डेफिनेशन निकल के आती है वो ये कि वो डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की डिमांड्स भी पूरी कर दे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कि मतलब हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं कि वो भी आराम से रह सकें। सो दिस वाज अ फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनफोर्स करने के लिए हम क्या लाते हैं, मतलब उस पर चर्चा जब शुरू होती है तो 1992 में आपका ब्राजील में अर्थ समिट होती है। अर्थ समिट से तीन चीजें निकलती हैं, तीन कन्वेंशन। एक है आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या निकलता है, UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और तीसरा क्या निकलता है, UN, या UN हटा दीजिए, CBD कर लीजिए, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अर्थ समिट से ये तीन कन्वेंशंस निकलते हैं। ठीक है, मतलब अर्थ समिट में ये रियलाइज होता है कि ये तीन समस्याएं जो है, क्लाइमेट चेंज की, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, ठीक है, और आपका जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। डेजर्टिफिकेशन मतलब ये नहीं रेगिस्तान, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जब पेड़ कटने लगेंगे तो जो जमीन है वो क्या होने लगेगी, बैरन होने लगेगी, धीरे धीरे वो डेजर्टिफिकेशन की ओर मूव करने लगेगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से हमको क्या देखने को मिला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से और खासकर आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो डेवलपमेंट का पेस रहा बहुत तेजी से रहा, और ये सस्टेनेबल नहीं रहा। इट केम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, इट केम एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये देखा जाने लगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब क्या है, क्लाइमेट चेंज के असर हमको दिखने लगे हैं। तो इसको टैकल कैसे किया जाए, इसको टैकल किसी एक डोमेस्टिक लॉ से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई एक देश ये सोच ले कि हम एक घरेलू कानून बना लेंगे या हम अपने यहाँ एफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, तो उससे काम नहीं चलना है, इससे काम नहीं चलना है। इट हैज टू बी व्हाट, कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट। इसीलिए आपका अर्थ समिट बुलाई जाती है। अर्थ समिट में ये तीन कन्वेंशन हैं वो आते हैं, UNFCCC, CCD और CBD। तो ये एक तरीके से क्या है, ये सारे एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क हैं, जिसमें देश मतलब दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो सिग्नेटरीज हैं, और ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए, डेजर्टिफिकेशन को कैसे कॉम्बैट किया जाए, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो इनकी एनुअल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग्स या समय समय पे इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। इन्हीं मीटिंग्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, COP। तो अलग अलग कन्वेंशन की अलग अलग COPs होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। COP कुछ नहीं है, COP आप ऐसे समझिए कि ये एक तरीके की मीटिंग है जहां पर मिल रहे हैं और चर्चा हो रही है कि भाई अब आगे क्या करना है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो मान लिए COP 21 है, तो वहां से क्या निकला, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन निकला। ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि हमको 2 डिग्री, जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको 2 डिग्री के नीचे अरेस्ट करना है, 1.5 डिग्री के नीचे अरेस्ट करना है। तो ऐसे अलग अलग COPs में कोई COP एडाप्टेशन पे फोकस करती है, कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, कुछ मीटिंग्स हैं वो किस पे फोकस करती हैं, वो एडाप्टेशन पे या मिटिगेशन दोनों पे कर रही हैं, कुछ सिर्फ एक पे कर रही है। तो हर COP में कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। कुछ COPs ऐसी भी होती हैं जिसमें मतलब कुछ खास नहीं होता है, लेकिन कुछ COPs हैं जैसे कैनकन वाली थी या पेरिस अग्रीमेंट जिससे आया COP 21 है। ठीक है, तो कई COP से हमको कुछ, या क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था 1997 में। ठीक है, तो कुछ COP से कुछ बहुत आपका रिमार्केबल फीट्स हमको देखने को मिली है। तो बेसिकली ये जो COP 30 हुई है, कहाँ हुई है, बेलम में हुई है। बेलम कहाँ है, ब्राजील में। ठीक है, बेलम इज इन ब्राजील। और ये जो संस्करण था COP का, कौन सा था, COP 30th था। ठीक है, ये किस पे फोकस किया है, प्राइमरली मुख्यतः ये एडाप्टेशन पे फोकस किया है। ये प्राइमरली एडाप्टेशन पे फोकस किया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है हमको। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, या तो हम एडाप्टेशन करेंगे एक चीज, दूसरा क्या करेंगे, मिटिगेशन करेंगे। ठीक है, मिटिगेशन मतलब रोकना, कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, उसको क्या करना, उसको रोकना।
तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट था सीओपी 21, वो क्या था, वो मिटिगेशन पे फोकस कर रहा था, वो मिटिगेशन पे फोकस कर रहा था। ठीक है, मिटिगेशन ज्यादा टफ काम है कि वॉल्यूम को कैसे रोका जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कैसे रोका जाए ग्लोबली, तो टारगेट सेट किए जा रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल भी क्या था, वो भी मिटिगेशन पे फोकस कर रहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, अपने टारगेट्स हैं तेजी से काटने पड़ेंगे। तो एक चीज हो जाती है मिटिगेशन, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को ही रोकें। ठीक है, कि आप ग्रीन एनर्जी पे मूव करें। ठीक है, आप रेन्यूएबल एनर्जी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दें अपने नेशनल फ्यूल यूसेज में, आप बढ़ा दें क्या, रेन्यूएबल एनर्जी, क्रूड है पेट्रोल डीजल वो काटें। ये सारी चीज मिटिगेशन में आ जाती है। दूसरा क्या होता है, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन इज व्हाट, एडाप्टेशन की मतलब क्लाइमेट चेंज तो होगा, ठीक है, मतलब इट्स अ ब्रूट फोर्स, और हम अभी एकदम से ग्रीन हाउस एमिशन कम कर दें, तब भी क्लाइमेट चेंज का असर होता ही होता रहना है। क्यों होना रहना है, इसलिए होते रहना है क्योंकि क्योंकि हिस्टोरिकली हमने इतना एमिट किया है, हिस्टोरिकली हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से एमिट इतना ज्यादा कर दिया है कि इसके जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो हमको क्या देखने को मिलेगा, अभी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिटिगेशन से काम नहीं चलेगा, मिटिगेशन मीडियम टू लॉन्ग रन का एक हमारा ट्रेजेक्टरी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमको अभी क्या करना है, एडाप्टेशन पे फोकस करना है। एडाप्टेशन क्या है, कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप अपने आप को, अपने शहरों को, अपनी कम्युनिटीज को, अपने लोगों को, कोस्टल रीजन को ऐसे तैयार करिए कि क्लाइमेट चेंज की वैगरीज से वो बचें, या उनका जो इम्पैक्ट हो वो कम हो। कि अब आपको पता है क्लाइमेट, अभी जैसे क्या है, क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है ना, अब क्लाइमेट चेंज का असर ये दिख रहा है कि उन एरिया में जहां पर बरसात नहीं होती थी कभी, गुजरात, अब वहां बाढ़ आ रही है। अभी मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में बाढ़ आ गई थी, सऊदी या दुबई में आ गई थी, या दोनों जगह आई थी। तो कभी किसी ने सोचा था कि सऊदी में पानी बरसेगा, और ट्रेडिशनली जिन एरियाज में बहुत तेज पानी बारिश होती थी या वॉल्यूम ज्यादा होता था, वहां पर क्या हमको देखने को मिल रहा है, वहां पर अब बारिश कम हो रही है, वहां पर बारिश कम हो रही है। तो या अब देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा पे जो साइक्लोन्स हैं, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी मतलब क्वांटम है वो बढ़ गया है, उनका जो क्वांटम है वो बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, एडाप्टेशन के तहत हम अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटीज को, अपने शहरों को, कोस्टल रीजन को, अलग अलग ज्योग्राफीज को तैयार करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से हम कैसे निपटें। ये तो होना ही है, और मतलब इसको टेपर होने में समय लगेगा। टेपर कैसे होगा, मिटिगेशन से होगा, लेकिन तुरंत क्या करें, तो दिस इज एडाप्टेशन एफर्ट। जैसे जापान क्या किया एडाप्टेशन में, उसको पता है कि यार वहां पे अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंट है, तो वो अपनी बिल्डिंग्स ऐसे बनाते हैं, उसकी बिल्डिंग से डिजाइन ऐसे होते हैं, छतें हल्की होंगी उनकी, ठीक है, फाउंडेशन कुछ ऐसा करेंगे इंजीनियरिंग करके कि मतलब एक सर्टेन रिक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक वो सारी बिल्डिंग झेल लेती हैं। ठीक है, वैसी उतने रिक्टर स्केल पे यहाँ पर अगर हो जाएगा अर्थक्वेक तो क्या होगा, तबाही हो सकती है, बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। लेकिन जापान में ये आम बात है। तो ये क्या है, उनको पता है कि भाई जो वहाँ के टेक्टोनिक्स हैं वो इंडिया के टेक्टोनिक्स से अलग हैं, दे आर मोर फ्रीक्वेंट विद अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो दे हैव अडॉप्टेड टू द नेचर। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, मिटिगेशन और एडाप्टेशन क्लाइमेट चेंज। हमने बात की जैसे पेरिस अग्रीमेंट है, दैट वाज फोकसिंग ऑन मिटिगेशन, यहां से क्या निकल रहा है, सीओपी से एनडीसी निकल के आया, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो ये मिटिगेशन एफर्ट्स है ना, कि 2070 तक हमको क्या हो जाना है, कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। हमको अपने एनर्जी में 50% जो मिक्स है वो क्या रखना है, रेन्यूएबल एनर्जी मिक्स। तो ये सारे मिटिगेशन एफर्ट्स हैं। और दूसरा हो गया एडाप्टेशन, कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तो होना है। तो ये वाला जो COP30 बेलम वाला है, ये मुख्यतः प्राइमरीली किस पे फोकस कर रहा है, एडाप्टेशन एफर्ट्स पे। ये एडाप्टेशन एफर्ट्स पे फोकस कर रहा है। ठीक है, अब इसके क्या की हाइलाइट्स रहे हैं, व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहा है कि ब्राजील, जो मतलब होस्ट है इस बार, उसने आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर
फैसिलिटी लॉन्च कर दिया। ठीक है, इसकी बात सीओपी 28 में हो चुकी थी। सीओपी 28 हुआ था दुबई में, सीओपी 29 कहाँ हुआ था? बाकू में, अजरबैजान में। और ये वाला सीओपी कहाँ हुआ है? ब्राजील। ठीक है, बेलम में। तो पहली बार टीएफएफएफ, ठीक है, टीएफएफ जो है वो आपका प्रपोज किया गया था सीओपी 28 में, दुबई में। ठीक है, लेकिन इस बार इसको इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार के कॉन्फ्रेंस में निकल के आई है दैट इज टीएफएफएफ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ठीक है, इसको किसने प्रपोज किया था? ब्राजील ने प्रपोज किया था। इट वाज प्रपोज्ड बाय ब्राजील। पहली बार इस पे जो चर्चा हुई है वो हुई है सीओपी 28 में, जो दुबई में हुआ था। ठीक है, अब है क्या? ये बेसिकली एक ये फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। ये जो फैसिलिटी है ये एक प्रकार का परमानेंट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है उन कंट्रीज को रिवॉर्ड करने के लिए, उन कंट्रीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको कंजर्व कर रही है, उसको बढ़ा रही है, मतलब वहां पर एफोरेस्टेशन ड्राइव चला रही है। क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ग्लोबल कम्युनिटी को उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो वो कंट्रीज जो अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कवर को बढ़ा रही हैं, कंजर्व कर रही हैं एक चीज, और उसके बाद कंजर्व करने के बाद उसको बढ़ा भी रही हैं, तो उनको एक ठीक ठाक हर साल कुछ फाइनेंसेस मिलते रहे, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिले। तो इसलिए ये फैसिलिटी बनाई गई है। मतलब इस फैसिलिटी से जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे। मान लिया इंडिया जो है वो अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का कवर बढ़ा ले रहा है 5,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर से, तो इस फैसिलिटी के तहत इंडिया को क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। ठीक है, इट वर्क्स एज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इंडिया तो चलिए बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनको एक ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाएगा। नाउ दे विल अलाइन देयर नेशनल पॉलिसीज, अपनी जो खुद की फॉरेस्ट पॉलिसीज है वो उसको ऐसे अलाइन करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा वो एफोरेस्टेशन कर पाए, अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाए। तो ये एक तरीके का इंसेंटिव मैकेनिज्म है जो ब्राजील ने प्रपोज किया था सीओपी 28 दुबई में, और अब ये क्या है? ये फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिवॉर्ड और टू इंसेंटिवाइज countries which that conserve tropical forests। ठीक है, फोकस जो रहेगा इसका किस पे रहेगा? टीएफएफएफ का फोकस जो है दैट इज ऑन इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, कि इकोलॉजी को कैसे रिस्टोर किया जाए, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। और दूसरा क्या? कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कि मतलब बस सरकार का काम नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें लोकल कम्युनिटी भी एक अहम भूमिका निभा सकती है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो इंडिजिनस ग्रुप हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका गवर्नमेंट लेवल पे काम। ठीक है, गवर्नमेंट नीतियां बनाए, ठीक है, जिससे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को देखने को मिले। ठीक है, जो हमारी इकोलॉजी खराब हो गई थी, आपका फॉरेस्ट कवर था, अर्बनाइजेशन की वजह से वो फॉरेस्ट कवर चला गया, तो हम क्या कर रहे हैं? फिर से एफोरेस्टेशन ड्राइव चला रहे हैं। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हो गया? आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास कुछ बड़े पेक्यूलियर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, जो हो सकता है बाहर लोगों को ना पता हो, क्योंकि दे आर लिविंग विद नेचर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कई जनरेशन से रह रहे हैं। तो ये देखा भी गया है कि जो जिन फॉरेस्ट में ट्राइबल रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, इंडिजिनस लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ उन फॉरेस्ट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। उन फॉरेस्ट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्या रीजन हो सकता है? वही तो बात की है, लेकिन क्या हो सकता है? क्या टेक्निक हो सकती है? हाँ, एक तो वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करें। कोई शहर से जा रहा है, ठीक है, तो उसका वही लगाव नहीं होगा, उसका वही लगाव नहीं होगा जो वहां के ट्राइबल ग्रुप्स का होगा। लेकिन वो क्या है? वो अपनी लाइवलीहुड भी चला रहे हैं वहां से।
तो वो एक्सट्रैक्शन भी करते हैं तो वो सस्टेनेबल तरीके से करते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे महिलाएं हैं, वो क्या फ्यूल के लिए जाती थी, छोटी छोटी टहनियां काट ली, तो उससे क्या हुआ है कि जो फॉरेस्ट का मेन ट्रंक है वो और अच्छे से वो हो रहा है। नीचे मान लीजिए फॉरेस्ट है, पगडंडियां बन गई, ठीक है, तो अब कंपटीशन नहीं होगा, वरना क्या है कंपटीशन, मतलब ऐसे झाड़ियां बनेंगी, ठीक है, तो जो सॉइल के रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो क्या है, वो इन नई स्पीशीज में चले जाएंगे जो नहीं होने चाहिए थे, जो नहीं होने चाहिए थे। तो इसकी वजह से हमको ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे जिन फॉरेस्ट में ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, इंडिजिनस पीपल रहते हैं, वहाँ की जो क्वालिटी होती है वो रिलेटिवली बेटर होती है, रिलेटिवली। जैसे इन्वेजिव स्पीशीज नहीं होती हैं, इन्वेजिव स्पीशीज आ गई, अब वहाँ पे कोई ट्राइबल ग्रुप नहीं रह रहा है, तो वो फैलती जाएंगी, और जो लोकल स्पीशीज हैं वो क्या है, वो डाई डाउन हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन अगर ट्राइबल रह रहे हैं तो वो क्या करेंगी, जो ये इन्वेजिव स्पीशीज हैं उनको हटाती जाएंगी, ठीक है, टहनियाँ काटते चलेंगी। तो इससे, या मान लिया कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में कोई इन्वेजिव स्पीशी आई और वहाँ की लोकल जो नेटिव फिशेस थी उनको खत्म कर रही है, तो दे वुड वर्क ऑन दोज पॉन्ड्स, उन तालाबों पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, इसीलिए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पे भी जोर है, ठीक है। तो इसके तहत देखिए है क्या कि जो कंट्रीज अच्छा काम करेंगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, उनको पैसा मिलेगा। इसके लिए 125 बिलियन डॉलर का फंड है, वो प्रपोज किया गया है। 125 बिलियन डॉलर्स का फंड है, वो प्रपोज किया गया है, और इसका एक ठीक ठाक पार्ट, मतलब लगभग लगभग 3/4 हिस्सा जो है, अभी आया नहीं है लेकिन प्रपोज्ड है कि 3/4 हिस्सा जो है दैट वुड कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र से आएगा, कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए। मतलब गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है, लोकल कम्युनिटीज है उनको भी इन्वॉल्व करना है, और फंडिंग के लिए पैसा किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास है। तो प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा जो है वो मोबिलाइज किया जाए। अभी की बात करें तो 50 से ऊपर कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको प्रपोज कर लिया है, ठीक है, या एंडोर्स कर दिया है। 50 से ऊपर कंट्रीज हैं, उन्होंने आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को एंडोर्स कर दिया है, ठीक है, और मतलब सून विल सी कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। इंडिया एज ऑफ नाउ इसका, इसने मतलब फुल फ्लेजेडली ज्वाइन नहीं किया, इंडिया अभी बस ऑब्जर्वर स्टेटस, ऑब्जर्वर स्टेटस, इंडिया का भी इसमें सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस। इसके अलावा एक हाईलाइट तो ये हो गया जो सबसे मेजर हाईलाइट था। इसके अलावा ये कहा गया कि अब से जो क्लाइमेट एक्शन है दैट वुड बी गाइडेड बाय ग्लोबल स्टॉकटेक, ग्लोबल स्टॉकटेक। ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, कि मतलब पीरियोडिक असेसमेंट होगा कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रही है, कहाँ पे कितने पेड़ कटे, कितने पेड़ लगे, कौन सी कंट्रीज अच्छा काम कर रही हैं, एडाप्टेशन फ्रंट पे कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है, मिटिगेशन फ्रंट पे कौन अच्छा खराब काम कर रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इस कंट्री से कितना हुआ है, पिछले साल कितना हुआ था, ये पूरी पूरी मैपिंग है, ठीक है। तो अब ग्लोबल स्टॉक टेकिंग पे फोकस किया गया है, और इसका क्या होगा, इसका पीरियोडिक रिव्यू होगा हर 5 साल पे, हर 5 साल पे इसका रिव्यू, समीक्षा की जाएगी। कि बस बोला जा रहा है, ठीक है, लिप सर्विस दी जा रही है, कि एक्चुअल एक्चुअल वर्क हो रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। तो दूसरी बात कही गई कि इट वुड बी गाइडेड नाउ फ्रॉम हियर ऑन, द क्लाइमेट एक्शन वुड बी गाइडेड बाय क्लाइमेट ग्लोबल स्टॉक टेक, वेर इन मतलब स्टॉक लिया जाएगा कि इंडिया जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, कितना फॉरेस्टेशन हुआ उसके यहाँ, कितना नहीं हुआ, पिछले साल से क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो बढ़े हैं कि घटे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखी जाएंगी हर 5 साल पे, हर 5 साल पे। जो सीओपी है, जो मेंबर कंट्रीज हैं, सीओपी क्या करेगा, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको असेस करेगा, उनको असेस करेगा। इसके अलावा द सीओपी फोकस्ड ऑन कलेक्टिव एक्शन,
कलेक्टिव, ये हर बार का रहता है, कलेक्टिव एक्शन एंड इंक्लूजन प्लस इंक्लूजन। कलेक्टिव एक्शन मतलब वही बात कि ये ग्लोबल समस्या है, ग्लोबल कॉमन है, ठीक है, अकेले एक कंट्री नहीं कर सकती है, सबको साथ आना पड़ेगा। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बोला जाता है बार बार कि आप फंड्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको फंड्स देना पड़ेगा क्योंकि आप क्या किए हैं, यू आर द लार्जेस्ट एमिटर, ठीक है, आप सबसे बड़े एमिटर रहे हैं, तो आप क्या करिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड में पैसा डालिए, ठीक है। पहले 100 बिलियन था, अब कितना हो गया, 300 बिलियन, अब इसको 1.3 ट्रिलियन करने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव एक्शन पे बात की गई और साथ ही साथ इंक्लूजन पे बात की गई। इंक्लूजन का मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे, ठीक है, सरकार के स्तर पे ये समस्या जो है वो सुलझ नहीं सकती है, इसमें जो ग्लोबल जो लोकल कम्युनिटीज हैं, इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स, जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक चीज कही गई, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, ये दो समस्याएं जो हैं वो बहुत पुरानी समस्या है, क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दीज वर सर्टन कि मतलब ओवरऑल आप देखिए तो COP30 जो रहा है इस बार बेलम वाला, ये बहुत लो प्रोफाइल, कुछ खास नहीं निकला इसमें एक्सेप्ट फॉर TFFF, ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड, issues associated with climate action, what are the issues associated with climate action, मतलब ये COP29 में भी हमने पढ़ा था, 28 में भी यही समस्याएं थी, 27 में भी थी, ये पेरेनियल समस्या है कि रियो समिट हो तो गया, रियो समिट तो हो तो गया, सबको पता है समस्या क्या है, ठीक है, किन किन फ्रंट्स पे चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, किन किन फ्रंट्स में हमको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो क्लाइमेट एक्शन है दैट इज वेरी वीक, क्लाइमेट एक्शन इज वेरी वीक, ठीक है। तो एक मेजर समस्या है लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कंट्रीज आती हैं, डेवलप कंट्रीज भी आती हैं, मिलती हैं, कहती हैं, प्लेज करती हैं कि हम $100 बिलियन या $300 बिलियन मोबिलाइज करेंगे, लेकिन वो करती नहीं है, ठीक है, वो करती नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या कर रहा था, डेवलप कंट्रीज पे ज्यादा फोकस कर रहा था, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल मुखर होके बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपने ज्यादा एमिट किया है तो आपको आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल ठंडे बस्ते में चला गया, अब बात होने लगी किसकी, CBDR की बात होने लगी, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल के बाद बात होने लगी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। CBDR क्या है, CBDR प्रिंसिपल ये है कि सबकी, हाँ, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मान लिए बूढ़े माँ बाप हैं, दो बेटे हैं, एक 1 लाख रुपए कमा रहा है, एक 10,000 कमा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है कि वो उनकी केयर करे, गेरियाटिक केयर है जो मतलब ओल्ड एज में ली जाती है, दोनों करे, लेकिन क्षमता किसकी ज्यादा है, 1 लाख वाले की, तो ही शुड कंट्रीब्यूट मोर, ही शुड कंट्रीब्यूट मोर। तो हम CBDR प्रिंसिपल पे शिफ्ट हुए, ठीक है। अब CBDR प्रिंसिपल माना नहीं गया, क्योटो प्रोटोकॉल को ताक पे रख दिया गया, ठीक है। दिस शोज द लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट। बात हुई GCF की, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड में क्या था, ग्रीन क्लाइमेट फंड में ये था कि अंडर CBDR GCF आ रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चूंकि वो हिस्टोरिकली ज्यादा एमिट की हैं, हिस्टोरिकली वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस एमिशन की है, इनको क्या करना चाहिए, इनको फंड्स देने चाहिए। अब ये इंडस्ट्रियलाइज्ड भी है, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो ये क्या करें, ग्रीन क्लाइमेट फंड में हर साल $100 बिलियन डालें, $100 बिलियन डालें, और ये एक जगह पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये छोटे छोटे कंट्रीज में जिनके पास उतने संसाधन नहीं है, उतने पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे, वो इससे क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करेंगे, अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, एफोरेस्टेशन ड्राइव है वो बढ़ाएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी से को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया है कि नहीं, कई जगहों पे। अब जैसे देखिए ईवीज आ गई हैं,
ग्रीन बिल्डिंग कोड आ गया हमारे यहाँ, जीबीसी आ गया है। और बताइए, जैसे पहले क्या था, भारत स्टेज 2 पे चलते थे, आज क्या आ चुका है, भारत स्टेज 6 आ गया है। जैसे जैसे भारत स्टेज बढ़ता जाएगा, जो पर किलोमीटर एमिशन है गाड़ियों का, वो आपका कम होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट जो है वो आपका सोलर पैनल्स पे बहुत ज्यादा फोकस, सब्सिडी दे रही है उस पे कि आप थर्मल बेस्ड पावर से किधर मूव करें, रेन्यूएबल एनर्जी की ओर मूव करें। तो हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो हम अब क्यों ले पा रहे हैं ये इनिशिएटिव, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल मसल है वो बढ़ी है। वैसे ही डेनमार्क की, नॉर्वे की और ज्यादा है हमसे, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी और ज्यादा है, तो और पैसा खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके पास इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन नहीं है कि वो पैसा खर्चा करें। तो इसीलिए जीसीएफ बनाया गया था, अंडर सीवीडीआर, कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो हिस्टोरिकली ज्यादा एमिट की हैं, ठीक है, तो दे शुड बी बेयरिंग द लार्जर बर्डन। तो वो $100 बिलियन डालें, लेकिन कभी भी $100 बिलियन नहीं आए, किसी साल नहीं आए। ठीक है, बाद में क्या किया गया, इस $100 बिलियन को $300 बिलियन कर दिया गया। तो जब 100 बिलियन ही डॉलर नहीं हो रहा, तो 300 बिलियन कहां से हो जाएगा। अब क्या बात हो रही है, 1.3 ट्रिलियन कर दिया जाए, कि अब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो हमारा इनिशियल नंबर है, हम वही नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, जो स्टॉक टेकिंग है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, स्टॉक टेकिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक तो लैक ऑफ कमिटमेंट, प्राइमरीली फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित राष्ट्र हैं वहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है, कमिटमेंट का अभाव देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या है, जो डेडलाइंस हैं हम वही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, डेडलाइंस हैं वही हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया, एमडीजी, एमडीजी आया, वो कब से कब तक चला, सन 2000 से 2015, पूरा हुआ, एक भी गोल पूरा नहीं हुआ। एसडीजी कब आया, एमडीजी के बाद एसडीजी आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कब से कब तक चलना है, सन 15 से अभी चल रहा है, सन 30 तक, मतलब 5 साल और बाकी है। कितने, इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस स्टैंडर्ड हर जगह आर्टिकल आ चुके हैं कि मतलब कम वक्त में, मतलब वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो हम कमिटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या है, हम डेडलाइंस नहीं मीट कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वी आर नॉट एक्चुअली कमिटेड, वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। प्राइमरीली द डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। तो एक ये मेजर इशू है। दूसरा क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ला तो दिया गया, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे हमको एग्जीक्यूशन नहीं देखने को मिला। हमको क्या देखने को मिलता है, जो डेवलप कंट्री हैं वो इस होड़ में रहती हैं कि भाई हम अकेले क्यों करें, इंडिया भी तो कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे इंडिया को दिखाना होगा पुअर है, तो कहेंगे आपका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जब पैसा देने की बारी आएगी तो कहा जाएगा नहीं, यू आर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो आपको फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमको ये देखने को मिला, सीबीडीआर प्रिंसिपल आया, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे इसको किसी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, इसको किसी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, ये बस प्रिंसिपल बुक्स में रह गया। ठीक है, डेवलप कंट्री का ये कहना है कि भाई हम क्यों बस कर रहे, ठीक है, आप भी करिए, आप भी करिए। फिर क्या है, तीसरा, जो दो सबसे बड़े एमिटर हैं इस समय, यूएस और चाइना, वो क्लाइमेट चेंज को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मोर सो अंडर ट्रम्प। ठीक है, मोर सो अंडर ट्रम्प ने तो बोल दिया खुल के, मतलब ही इज अ क्लाइमेट चेंज डिनायर। उसका ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, तो ये बातें बोल रखी हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट, जो हाईएस्ट, मतलब हिस्टोरिकली हाईएस्ट एमिटर रहा है जो कंट्री, उसका प्रेसिडेंट ऐसी बातें बोल रहा है। ठीक है, तो फंड्स भी उधर ही से आने हैं, एमिशन भी उनको काटना है, एमिशन भी उनको काटना है। जब ऐसी कंट्रीज, चाइना भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, जब ऐसी कंट्रीज सीरियस नहीं है, जो टॉप 2 एमिटर्स हैं, तो बाकी लोग मिलके भी क्या कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एक ये है, इस बार भी हमको क्या देखने को मिला, दोनों नहीं आए थे, ना यूएस से कोई आया था यूएनएफसीसीसी के सीओपी में, मतलब बेलम COP30 बेलम में, ना यूएस से कोई आया था, ना चाइना से कोई आया था। और अब क्या है, अब इंडिया ने भी क्या किया, बहुत एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन भेजा था। हमारे साइड से भूपेंद्र यादव गए थे, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा डेलीगेशन लेके गए थे। तो मतलब ये बता रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का डायलॉग है, दैट हैज टेकन अ बैक सीट नाउ, कि मतलब जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, तीसरा एक चैलेंज है कि दो जो सबसे बड़े एमिटर्स हैं, हिस्टोरिकली जो सबसे बड़ा एमिटर है यूएस, और अभी का जो सबसे बड़ा एमिटर है चाइना। ठीक है, मैक्सिमम जो ग्रीन हाउस गैस है अभी एनवायरमेंट, किसकी वजह से है, अमेरिका की वजह से। लेकिन अभी क्या है, जो हाईएस्ट एमिशन हमको ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, चाइना की वजह से देखने को मिल रहा है। तीन ये, फिर क्या है,
फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को हम काट नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का जो यूसेज है, जिस तरीके से हमको रिड्यूस करना है, हमको फ्लेक्सी फ्यूल पे, हाइब्रिड व्हीकल्स पे, ईवी व्हीकल्स पे मूव कर जाना चाहिए, हम उस पे मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जा रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन, ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन, ठीक है। अब ईवी स्पेस बनानी है, विंडमिल्स बनानी है, सोलर पैनल बनाने हैं, तो आपको क्या चाहिए? कल क्या आर्टिकल किया था हमने? और क्रिटिकल मिनरल्स। तो ग्लोबल सप्लाई चेन है क्रिटिकल मिनरल, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विंडमिल बनानी है, सोलर पैनल बनाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है, ई रिक्शा बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्या लगेंगे? क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है किसके हाथों में? चाइना के हाथों में। और चाइना अभी क्या कर रहा है? इसको वेपनाइज किया हुआ है, चाइना इसको वेपनाइज, जो रेक्विजिट टेक्नोलॉजी है, एक तो ये हो गया सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन, दूसरा क्या है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है वो किसके पास है? वो आपका वेस्ट के पास है, वेस्टर्न या डेवलप्ड या एडवांस जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं उनके पास है, ठीक है। तो सीबीडीआर के तहत उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए थी, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। लेकिन हमको ये देखने को मिला है कि मतलब एक हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स रहा है डेवलप्ड कंट्रीज का व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। मतलब वो कहती हैं हम अपनी टेक्नोलॉजी इतना आर&डी करके, इनोवेशन करके हम बनाएं, और हम फ्री में तुमको क्यों दे दें? अगर तुमको चाहिए भी तो क्या करो, हमसे पैसा दो और खरीदो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, हमको एक ट्रांजैक्शनलिज्म देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस, ठीक है। वे आउट पता ही है आपको, आपस में बात करो, सीओपी को कंस्ट्रक्टिव बनाने की कोशिश करो, ठीक है। यही जो सीओपी 28 में हुआ वही 29 में होगा, 30 में हुआ, 31 में भी होगा, ठीक है। लाइक माइंडेड कंट्री एक साथ आए, लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ आए, ठीक है। जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, वो क्या हों? वो थोड़ा सा सेंसिटिव हों, वो थोड़ा सा सेंसिटिव, यही सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। Pessimism with respect to climate change is well founded now. Do you agree? Give reasons in support of your answer. जलवायु के संबंध में निराशावाद अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। इसमें कुछ सीओपीस पढ़ लीजिएगा, एक लिखिए, सीओपी, सीओपी 21 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीओपी कैनकन पढ़ लीजिएगा, सीओपी, सीओपी 21, हाँ। उसके बाद कैनकन में जो हुआ था सीओपी, CANCUN, हाँ। फिर सीओपी 28, 29, बेलम वाला,
बाकू वाला, हाँ। फिर एक चीज और सर्च कर लिएगा, बाकू टू बेलम, बाकू टू बेलम रोड मैप, BAKU। बाकू क्या है? अजरबैजान में एक जगह है, ठीक है। पिछला जो COP हुआ था वो बाकू में हुआ था। बाकू टू बेलम रोड मैप, ये पिछले COP में आया था। यही बात कर रहा है किसकी? $1.3 ट्रिलियन है, वो मोबिलाइज करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट COPs थी। जैसे COP 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। फिर NDC के बारे में पढ़ लीजिएगा, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, और इंडिया के जो NDC हैं वो लिस्ट कर लीजिएगा। इंडिया के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है वो लिस्ट कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही, प्रीलिम्स में आ जाएगा, ठीक है, या मेंस में आपको आंसर में लिखना पड़ेगा।